रिवीजन के इस सीरीज में आज हम दो प्रश्नावली का अध्ययन करेंगे। एक तो रहेगी हमारे लिए द्विघात समीकरण और दूसरी रहेगी हमारे लिए समांतर श्रेणी। इन दोनों प्रश्नावलियों को बड़ा ही ध्यान से देखना है क्योंकि दोनों ही प्रश्नावली वेरी इम्पोर्टेंट है। चाहे बोर्ड की परीक्षा ले लो आप, चाहे हाफ ईयरली का एग्जाम ले लो, दोनों में से 101% आपकी परीक्षा में सवाल आता है। अब सवाल कैसे आता है, क्या टाइप होती है, हमारे इसमें क्या महत्वपूर्ण है, इन चीज़ों का अपन अध्ययन करने का प्रयास करेंगे जो आप सबको बड़े ही ध्यान से देखना है। अब मैं जब आपको बता रहा था तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे द्विघात समीकरण के बारे में, जिसे आप ध्यान से देखना। जब द्विघात समीकरण के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि द्विघात समीकरण हम पढ़ रहे हैं, आखिर द्विघात समीकरण होती क्या है। तो एक ऐसा रूप जो भी होता है वो द्विघात समीकरण का होता है। इसमें एक का मान कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। आप बोलोगे भाई सर जब जीरो नहीं होना चाहिए फिर क्या हो सकता है। जब जीरो नहीं हो सकता तो एक की जगह 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक का मान 1, 2, 3 कुछ भी आ सकता है। मतलब नंबर्स में आ सकता है, माइनस में आ सकता है, प्लस में आ सकता है, किसी भी प्रकार से मान आ सकता है। अब बात आती है कि जब परीक्षा में सवाल आते हैं तो कैसे सवाल आते हैं। जब हमारे एग्जाम में सवाल आते हैं तो सबसे पहला टाइप का जो सवाल होता है वो ये होता है कि हमें पता होना चाहिए कि आखिर कौन सी समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। आपको ये समीकरण दे दे और पूछे कि ये समीकरण बताओ द्विघात समीकरण है या नहीं। और ऐसा सवाल हमारे एबीसीडी या ऑप्शन के दृष्टिकोण से बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है। अब इस प्रकार को सवाल को हमें सरल करना है और ये पता करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो आपको क्या करना है, इसको सरल करना है। आपने पीछे की क्लासों में ये फॉर्मूले पढ़े होंगे, a - b का होल स्क्वायर और a + b का होल स्क्वायर। अब a - b के होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर होता है प्लस b स्क्वायर होता है, यहाँ माइनस है इसलिए माइनस का 2ab, और इसका सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस का 2ab। इनके माध्यम से इस फॉर्मूले को हमें सरल करना है। तो इसमें जब ये फॉर्मूला लगाओगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 और माइनस का हो गया 2 का ये 4x इक्वल टू x प्लस 4। आप इधर जब भी x का नंबर होता है इधर आ जाएगा, ये 4 भी इधर आ जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 4 और माइनस 4 इक्वल टू 0। और ये दोनों तो एक दूसरे से सरल होकर 0 हो जाएंगे और ये सरल होने के बाद में हमारे पास आएगा 5x इक्वल टू 0। तो देखो हमने कहा था कि x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इस रूप में होना चाहिए, लेकिन एक का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्या इसमें एक का मान 0 है क्या, नहीं, इसमें एक का मान क्या है 1। तो ये समीकरण द्विघात समीकरण होगा कि नहीं होगा, ये समीकरण 101% द्विघात समीकरण होगा। और जब भी इस प्रकार का सवाल आता है हमें इस प्रकार ही इसको सोल्व करना है और सोल्व करते हुए आगे बढ़ना है। पहली चीज़ तो ये होगी। अब हमने ये सीख लिया कि कौन सा समीकरण द्विघात होता है, कौन सा समीकरण द्विघात नहीं होता है। अब उसके बाद में जो हमारे पास सेकंड स्टेप रहती है वो क्या रहेगी, वो रहेगी जब ये समीकरण द्विघात समीकरण है अर्थात द्विघात इक्वेशन है तो इस द्विघात समीकरण के आप मूल ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, मूल। अब मूल ज्ञात करने के भी दो मेथड होते हैं। एक मेथड होता है जो नॉर्मल होता है, हमारे सामान्य रूप से चलता है, जिसको हम गणितीय भाषा में से बोलते हैं गुणनखंड रूप या टुकड़ा करके निकालते हैं। और जब इससे सरल नहीं होता है तो दूसरा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो होता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। अब इसके माध्यम से आप टुकड़े करोगे सामान्य मेथड से तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर हम श्रीधराचार्य सूत्र के यूज का उपयोग करते हैं तो इसमें भी एक विवेचक होता है जिसे कई जगह विविक्ति कर भी कहते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac। इसके भी अलग अलग सिचुएशन होती है और उस सिचुएशन के अनुसार हमें उसको सॉल्व करना पड़ता है। अब देखो आखिर मूल कैसे करते हैं, सरल कैसे करते हैं, ये मैं आपको सिखाता हूं। जैसे मैं लिख रहा हूं आपके सामने 4x स्क्वायर
प्लस 6x, इसको लिख देते हैं कि 4x स्क्वायर, उसके बाद लिख देते हैं प्लस 8x और प्लस 4 इक्वल टू 0। एक सूत्र ये हो गया, एक सवाल तो ये हो गया। अब इसको हमें सरल करना है, और अगर ऐसा सवाल नहीं, अगर एक सवाल ऐसा भी आ सकता है x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12, ये दो प्रकार के सवाल। अब इन सवालों को हमें जब सोल्व करना है तो आप देखो कि x के गुणनखंड में या गुणांक में क्या है, 4। तो इस 4 को इस c के 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 और 4 कितने हो गए, 16। आपको इस गुणनखंड को इस प्रकार से गुणनखंड में डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई करने पर तो 16 आते हैं और ऐड करने पर कितने आते हो, 8। तो इसके क्या हो सकते हैं, ये 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। 4 और 4 को ऐड करोगे कितना आएगा, 8। और जब 4 और 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 16। तो अब इसमें से आप क्या करोगे, 4x को बाहर ले लिया, x प्लस 4, और इधर आप 1 बार ले लोगे तो पीछे बचेगा 4x प्लस 4 बार ले लोगे। देखो मैं थोड़ी सी गलती करी है, वापस मैं इसको सुधरा रहा हूँ। आपने इधर से 4x ले लिया, इधर तो बचा x और इधर क्या बचेगा, 1। और इसमें से जब आप 4x बार ले लोगे, 4 बार ले लोगे तो इधर x और इधर क्या बचेगा, 1। ये दोनों हमेशा समान होने चाहिए। तो हमारे आगे 4x प्लस 4 और x प्लस 1, ये गुणनखंड के मूल हुए। इस प्रकार मूल ज्ञात करते हैं। और दूसरा मेथड क्या होता है, इसको इस प्रकार हमें सरल करना है कि क्या आ जाए, गुणा करने पर 6 और टुकड़े करने पर क्या आ जाए, 12। तो बताओ क्या होगा, आपको इसको इस प्रकार टुकड़े करने की, इसको आसानी से सरलीकरण हो जाए। मान लो यहाँ 7 आ जाए तो आप क्या करोगे, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12। आपने x कॉमन ले लिया था, x प्लस 4, इधर 3 कॉमन ले लिया था, x प्लस 4, तो x प्लस 3 और ये क्या हो गया, ये हमारे गुणनखंड। मेरे कहने का अर्थ ये हुआ कि समीकरण में अगर सामान्य रूप से मूल ज्ञात करने को कहा जाए तो वो मूल इस प्रकार ज्ञात होते हैं, और इनको इस प्रकार हमें ज्ञात करना है। ये तो रहा नॉर्मल मेथड। कौन सा रहा, जो हमने आपको सामान्य विधि बताई थी, उसके माध्यम से तो ज्ञात ही होता है। लेकिन अगर इस मेथड से हमें ज्ञात नहीं होता है तो दूसरा मेथड हमारे पास होता है, जो मैंने अभी आपको बताया था, श्रीधराचार्य सूत्र। क्या बताया था, ये सवाल वो भी बता रहा हूँ जो आपके इसके महत्वपूर्ण है, रिवीजन के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है और हाफ ईयरली एग्जाम के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण। तो सबसे पहले मैं श्रीधराचार्य सूत्र लिखता हूँ, माइनस का b प्लस माइनस अंडरूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमेशा आप ध्यान रखना। मैंने आपको पढ़ाया तो मैंने आपको चीज़ ये बताई कि आपके पास कोई भी समीकरण होता है, जैसे वो द्विघात समीकरण ऐसा होता है, उसकी अधिकतम पावर कितनी है, 2। जब इसकी मैक्सिमम पावर 2 है तो इसके गुणनखंड भी कितने होंगे, मूल भी 2। तो आपने इस चीज़ को नोट करोगे कि यहाँ पर प्लस और माइनस है। प्लस और माइनस का मतलब है कि एक प्लस में एक माइनस में इसके मूल कितने आएंगे, 2। अर्थात जितनी पावर होती है उतनी हमें क्या प्राप्त होते हैं, मूल। ये चीज़ हमें हमेशा याद रखनी है, कोई पहले बार याद करने का इश्यू वाली बात नहीं रहती है, इसको अच्छी तरीके से हमें याद करना। अब मैंने आपको बताया कि इसके अंदर एक विवेचक होता है, उस विवेचक का क्या रोल रहेगा। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपके पास विवेचक रहेगा उस विवेचक की 3 कंडीशन रहेगी, और 3 कंडीशन रहना स्वाभाविक भी है। हो सकता है उसका मान 0 से बड़ा है, हो सकता है 0 से बराबर आए, हो सकता है 0 से क्या है, छोटा। जब 0 से छोटा आता है तो आप मान के चलो वो मान हमेशा आपको काल्पनिक मान मिलेगा। कैसा मिलेगा, काल्पनिक। अब बात आती है बड़े की और बात आती है बराबर की। और जब बराबर आती है तो ये तो हमेशा आप ध्यान रखोगे रियल नंबर तो रहेंगे दोनों ही, लेकिन जब बड़ा रहेगा तो उसके उत्तर क्या रहेंगे, मूल भिन्न भिन्न। और जब मैंने आपको कहा ये होंगे तो इसके बराबर होंगे। अब मैंने इसको आपको लाइन लगाई कि b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर रियल होंगे तो उनके मूल बराबर होंगे, तो क्या होंगे। तो इनका आप ध्यान रखना, जब भी इक्वेशन आए तो मूल ज्ञात करने की डायरेक्ट विधि यही, आप उनकी b की वैल्यू में 2 से मल्टीप्लाई करके अपॉन में a कर दो, उनके मान इजी गोइंग में आ जाएंगे, कोई हमें चिंता करने की जरूरत
नहीं पड़ेगी और इस प्रकार मूल हमें आसानी से ज्ञात हो जाएंगे। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो ये चीज़ आई कि नहीं आई। अब बात आती है कि आखिर श्रीधराचार्य सूत्र का हम यूज कैसे करें। जैसे मान लो मैं सवाल दे रहा हूँ आपको 2x² + 4x + 6 = 0। इसके मूल आपको ज्ञात करने हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला के माध्यम से। तो हमें ध्यान रखना कि श्रीधराचार्य फॉर्मूला हमारा क्या होता है, ये होता है और b - b + -√b² - 4ac/2a। और ये मान है तो इस इक्वेशन की आप हमेशा ax² + bx + c से तुलना करोगे बराबर 0। तो a का मान कितना आ जाएगा 2, b का मान कितना आ जाएगा 4 और c का मान कितना आएगा 6। ये जो मान है वो इसमें रखना है। कहाँ पर, जैसे बताओ b का मान कितना आया -4 + b का मान कितना आया तो b² हो गया, ये इसकी जगह आ गया 4। a का मान कितना आ गया 2 और c का मान कितना आ गया 6 और नीचे 2a का मान कितना है 2। इस प्रकार हम इस वैल्यू को रखेंगे और रखने के बाद में आप सरल करते जाओ, कोई समस्या रहेगी नहीं। ये 16 आ गया, ये b² आ गया और उसके बाद में आप देख लो 4ac 4 दूनी 8, या इसको आप मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या आ गया 4। अब आप इसको एक चेक करोगे तो यहाँ देखो मूल प्लस की जगह यहाँ क्या आ रहे हैं माइनस में, और माइनस में आप हमेशा ध्यान रखना कोई भी वैल्यू अगर रूट के माइनस में आती है इसका मतलब वो वैल्यू क्या रहेगी हमारे लिए काल्पनिक रहेगी। काल्पनिक कैसे रहेगी, मैंने अभी बताया कि वे विवेचक है और विवेचक में b² - 4ac का मान जब <0 आता है तो वो मूल हमारे लिए हमेशा क्या रहेगा काल्पनिक। इसीलिए मैंने आपको इस प्रकार की वैल्यू दी ताकि आपको पता चल सके कि जब आपको काल्पनिक मान का पता करना है या किस सोल्व करना है तो आपको ये चीज़ भली भांति से पता होना चाहिए कि आखिर इसका मान कैसे प्राप्त करेंगे और कैसे इसको सोल्व करेंगे। ये दो इसकी वैल्यू रही। अब हमारे लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ है और हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, कई बार बराबर 0 का मान देकर हमसे k की वैल्यू फाइंड आउट कराता है क्वेश्चन वाला कि अगर ये समीकरण है ये और इसके मूल बराबर हैं, क्या है तो k की वैल्यू ज्ञात कर। अब आपको पता होना चाहिए जब मूल बराबर है तो मूल बराबर किसी की जो विवेचक है वो क्या है, वो ये है। b का मान कितना है k² - 4, a का मान कितना है 2 और इस c का मान कितना है 2। तो ये कितने हो गए k² - 16। तो k² जब ये -16 हो गए तो k² बराबर 4 और k बराबर क्या आएगा √16 और k का मान आ गया ±। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। तो k का मान 4 आया कि नहीं आया। इस प्रकार हम इसको सोल्व करते हैं और ये हमेशा ध्यान रखना है ये मूल क्या है 4 है। अब बात हम करेंगे इसके आगे की पक्ष की कि आखिर हमें इस सवाल को किस प्रकार सोल्व करना है। अब इस प्रश्नावली का जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल बनता है वो बनता है पूर्ण वर्ग का। किसका बनता है, पूर्ण वर्ग का सवाल इसका सबसे महत्वपूर्ण बनता है कि किसी भी इक्वेशन को हम आखिर पूर्ण वर्ग कैसे बना सकते हैं और पूर्ण वर्ग बनाकर उस समीकरण को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। जैसे मान लो आपके सामने मैंने इक्वेशन दे दी एक x² + 4x - 5 ये, और एक इक्वेशन दे दी मैंने आपको 2x² + 3x + 5। इन दोनों इक्वेशन को आपको पूर्ण वर्ग बनाकर सरल करना है। पूर्ण वर्ग बनाते हुए इसको क्या करना है सोल्व करना है कि आखिर ये पूर्ण वर्ग है या नहीं। मैं आपको एक मेथड बताता हूं। जब भी पूर्ण वर्ग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए, जब का मतलब कभी भी, तो आपकी प्राथमिक ड्यूटी ये रहेगी कि मेरे जो x² का गुणांक है वो हमेशा 1 ही होना चाहिए, यहाँ 2 है, यहाँ 1 हो गया। पहला काम ये, अगर 1 है तो सबसे अच्छी बात है, अगर नहीं है तो हमें वो 1 लाना है। और उसको 1 लाने के लिए हमें चाहे कुछ भी करना पड़े उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, चाहे डिवाइड करना पड़े, चाहे गुणा करना पड़े, चाहे मल्टीपल करना पड़े, आपको उस चीज़ की परवाह नहीं करनी।
और उसके बाद में आपको क्या करना है, जो एक्स का गुणांक है उसका आधा और उसका स्क्वायर करके हमें इसमें ऐड करना, जैसे मैं आगे सोल्व कर रहा हूं। अब इसमें आप देखोगे कोई बड़ी बात नहीं है, ये सिंपल है। अब ये अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक है तो आप इसको ऐसे सोल्व करोगे 3/2 प्लस 5/2 इक्वल टू 0। इसको हमने 2 को हटाकर डिवाइड में भेज दिया। उसके बाद मैंने कहा कि आप देखोगे एक्स के गुणांक का आधा, तो आप एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 एक्स प्लस 3/2 का आधा क्या होगा 3/4 स्क्वायर, और ये 3/4 को आप क्या कर दोगे, घटा दोगे। यहां पर जोड़ा और यहां पर घटाया कि नहीं घटाया, दोनों चीज मैंने कहा एक बार घटाना और एक बार जोड़ा, किया कि नहीं किया। इसका 3/2 का आधा ये रहे, कोई भी नंबर है उसका आधा करने के लिए हमें 2 से डिवाइड करना। अब देखो आप यहां पर तो हमें 3/4 मिल रहे, लेकिन यहाँ क्या है 3/2, तो क्यों नहीं मैं इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दूं और ये x प्लस 3/4 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर और प्लस का 5/2। अब आप देखोगे इसको सोल्व करते समय कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो x और ये इसका मान आया कि नहीं है, 2ab आया कि नहीं, ये b का मान आ गया, ये 2 आ गया और ये a आ गया, a का मान x है ना इसलिए। तो आप इसको लिख सकते हो x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर बराबर करोगे, ये माइनस संख्या उधर चली जाएगी और 5/2 उधर जाएगा, दी माइनस का 5/2। बोलो समझ में आया कि नहीं है। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, इसको ऐसे रहने दो, और 3 का स्क्वायर 9/16 माइनस 5/2। इसमें आप 2 एलसीएम 16 एलसीएम ले लोगे, 9 और ये 8 40, और इसको जब आप सोल्व करोगे तो 31/16। और अब इसके मूल आप निकालोगे तो कैसे निकलेगा, ये मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो स्क्वायर रूट आएगा कि नहीं आएगा, तो एक बार तो ये प्लस में माइनस में आ जाएगा, ये देखो, तो इसकी वैल्यू कितनी आई, तो इसकी वैल्यू रहेगी प्लस माइनस। तो आप क्या कर दोगे, प्लस 31/16 माइनस 3/4 माइनस 31/16 माइनस 3/4, ये हमारे दो मूल। पूर्ण वर्ग ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आपको मैंने ये कराया। इसकी बजाय आप हमेशा ध्यान रखो कि जो भी हमारा x की वैल्यू है, ये देखो इसका आधा 3/2 का हमेशा हाफ कितना होगा 3/4 होगा, क्या होगा 3/4। इसका स्क्वायर आप ऐड कर दो और लेस कर दो, बाकी इक्वेशन आपके पास है कि नहीं है। इनको आप सोल्व करोगे तो आपके पास a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा ये, तो ये इसके रूप में आ जाएगा, आगे वाला है। फिर आपको क्या करना है, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, इसका 16 हो गया, ये 5 है, ये 2 है। इनको घटाने के बाद में अपने पास 13/16। अब ये स्क्वायर रूट मैंने उधर क्या दिया, प्लस माइनस हो गया। इस प्रकार हमें सवाल करना है, इसी प्रकार ये आपको करना है, यह आपके लिए होमवर्क है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में आते हैं, हम ध्यान नहीं दे पाते और हमारे ये गलत हो जाता है। तो ये तो पढ़ी हमने, क्या पढ़ा, द्विघात समीकरण। अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे समांतर श्रेणी। ये भी मैंने कुछ दिनों पहले ही पढ़ाई है, आज ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं पढ़ाने का कोशिश ये करूंगा कि आपके सारे क्वेश्चन सरल हो जाए। जब समांतर श्रेणी हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है, आगे समांतर श्रेणी होती क्या है। तो समांतर श्रेणी का मतलब ये होता है कि ऐसी सीरीज जिसमें जो सार्वय अंतर होता है वो क्या होना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, अर्थात समांतर श्रेणी में जो भी सार्वय अंतर है उसका मान हमेशा क्या आना चाहिए, बराबर आने के बाद में आपको ये पता होना चाहिए कि इसका प्रथम पद क्या होता है, और हमें इसकी सबसे महत्वपूर्ण चीज, दो चीज, एक तो सार्वय अंतर आपको पता चलना चाहिए कि सार्वय अंतर कैसे निकालते। तो मैंने आपको बताया कि जैसे ये सीरीज आ गई तो आपको इसका सार्वय अंतर निकालने का एक ही ट्रिक है, 9 में से 8 को लेफ्ट करना है और 8 में से 4 को लेफ्ट करना है और 4 को 5 से लेफ्ट करना है। अगर ये इक्वल आता है तो समांतर श्रेणी है, इक्वल नहीं आता तो ये समांतर श्रेणी नहीं होगी। ये सबसे बड़ी चीज है। आगे वाली संख्या में से पीछे वाली संख्या को हमें लेफ्ट करना है, हम इस चीज को समझते नहीं। जैसे देखो 7, 10, 13,
इसके आपको समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए 13 में से क्या घटाओगे 10 और 10 में से क्या घटाओगे 7। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे आ जाता तो आप 7 में से 10 घटाते तो -3 और इसमें से ये घटाते तो श्रेणी चेंज होते ही बोलो एल्स इनके मान चेंज हुए कि नहीं हुए। इस प्रकार ये होते हैं। और अगली समांतर श्रेणी में आप पढ़ोगे जब भी an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, समांतर श्रेणी के nवां पद ज्ञात करने का सूत्र है nवां। ये देखो, ये जो nवां पद ज्ञात करने का सूत्र है, जब ज्ञात करेंगे और वो मान आएगा, वो किसके बराबर आएगा, वो मान हमारा an के बराबर आएगा। ये हमें ध्यान रखना। जैसे मान लो कि एक समांतर श्रेणी जिसका पहला पद 5 है और उसका आपको 10वां पद ज्ञात करना है और सार्वंतर भी 5 है। 10वां पद ज्ञात करना, ध्यान रखना, 5 प्लस 9 इंटू 5, 5 प्लस 45। तो बताओ इसका 10वां पद कितना आया 50। तो कई बार हमारे समांतर श्रेणी में दे देवे कि एक समांतर श्रेणी का सार्वंतर प्रथम पद 5 है, सार्वंतर 5 है, तो 50 है, वो कौन सा पद होगा, कौन सा पद होगा 10वां। ये तो आपको दे दिया, अभी तक निकाल लिया। तो आप क्या करोगे, जब भी इस प्रकार की सिचुएशन आप मानोगे nवां, जो भी वैल्यू हमें अगर पता नहीं हो तो आपको कल्पना नहीं करनी, ना टिप्पा लगाना, आप सीधा ये मानोगे कौन सा पद है ये, तो आप इसको बताओगे nवां पद। जैसे मान लो आपकी परीक्षा में सवाल आ गया ये सब 21, 18 और 15, बताओ इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद -21, कौन सा, बोलो कौन सा। तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब भी कौन सा की बात आए तो आप सीधा कहोगे भैया कौन सा नहीं, nवां पद -21। और nवां पद ज्ञात करने का आपको समांतर श्रेणी का सूत्र मैंने भी लिखवाया था। बोलो a का मान ये n, कौन सा मान -81 है, ये -nवां। तो a का मान कितना आ गया 21 प्लस n हमें पता नहीं, d कितना आएगा, इनमें से ये घटाओगे, इनमें से ये घटाओगे, बोलो कितना आएगा -3। फिर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, +3 इक्वल टू -81। इस 21 को आप इधर भेज दो और इस 3 को भी आप इधर भेज दो, तो -3 n इक्वल टू -81 -21 और ये प्लस के उधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे माइनस के। और इनको जब आप सोल्व करोगे तो -3n बराबर -105 और इसको पूरे को n की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास कितनी आएगी 30। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि बच्चे समझ नहीं पाते ये -81 को कैसे सोल्व करें। तो आपको यही चीज़ मानना है, जबकि आपको पूछे कि कौन सा पद है तो आप कह देना ये कौन सा पद है, nवां पद। अब इसी प्रकार हमारे पास सवाल आ जाता है 5, 6, 5, 11, 17। इस श्रेणी में कोई पद 301 होगा कि नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, या 301 कितने पदों का योग 301 होगा। तो आपको जब भी इस प्रकार का सवाल पूछे तो आपको ये करना कि कौन सा पद nवां पद होगा, कौन सा पद होगा, कौन सा पद 301 होगा, तो आप सीधा कहोगे कि nवां पद होगा। और nवां पद जैसे मैंने अभी आपको बताया an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a का मान आप यहाँ से लिखोगे और d का मान यहाँ से आ जाएगा, n आपको मानना है और यहाँ पर कितना आ जाएगा 301। इस प्रकार हमें इसको बड़े ही आसानी से सरल करना है और कभी भी कोई समस्या नहीं आती अगर हम सही ढंग से पढ़ते हैं, क्वेश्चन को सभी अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे ना, तब तो कोई समस्या आएगी नहीं। और ढंग से पढ़ेंगे नहीं तो समस्या की कोई कमी नहीं। अब इसी प्रकार बहुत सारे सवाल आते हैं 10 से 250 के बीच में। अब देखो ये पूछ रहा 10 से 250 के बीच में ऐसे कितने गुणज हैं जिनमें 7 का भाग जाता है। 10 से 250 के बीच में यहीं तक हिलाना है हमें। और ऐसे कितने गुणज हैं जिसमें क्या है 250 का भाग जाता है। तो अब देखो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार के जब भी हमें सवाल करेंगे तो अब 10 का कह रहा था, आपने क्या कर दिया, इसका पहला पद कौन सा होगा 7 की बात कर रहा है, फिर 21 आ गया, फिर 28 आ गया। अब इसका पीछे वाला देखो कौन सा पद, तो आप देखो 250 में डिवाइड होता है क्या 7 नहीं होता, 249 में होता है क्या नहीं होता, 248 में होता है क्या नहीं होता, और
247 में, 246 में, 245 में, देखो इसमें होता है। तो इसका आखिरी पद क्या आ गया? तो इस प्रकार की समांतर श्रेणी में 245 कौन सा पद होगा? एनवां पद होगा। कौन सा पद? तो वही हो गया समांतर श्रेणी। अभी मैंने आपको लिखा ही ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो बताओ एन का मान कितना आ गया? 245। और आप देखोगे ए का मान कितना आ गया? 14। एन हमें ज्ञात करना है और डी का मान कितना आ गया? 7। बस सरल करो आप इसको। तो 245 में ये 14 इधर आ गए, ये 7n माइनस 7, ये भी 7 इधर आ जाएंगे। तो आपके 245 माइनस 14 प्लस 7, आप इसको सरल करोगे, बताओ कितना आएगा सरल करोगे तो। और सरल करोगे तो आप 245 में से माइनस 7 घटाओगे तो आपके मिलेंगे 238 इक्वल टू 7n। 238 में आप 7 का भाग दोगे तो ये हो गया 21, ये 7 चौक 28। बोलो n का मान कितना होगा? 34। इजी सवाल हो गया। हमें कोई मेहनत मशक्कत करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन को समझने की आवश्यकता है। जब हम क्वेश्चन को समझने में कामयाब हो जाएंगे तो हमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं रहेगी। ये तो मैंने आपको बात की समांतर श्रेणी का एनवां पद। कई बार हमारे पास सवाल इस प्रकार किया जाता है, अंतिम से 10वां पद ज्ञात करो। तो अंतिम से 10वां पद ज्ञात करना तो हमारी श्रेणी ये हो गई, तो अंतर ए से निकाल लो आप। पहला पद ये हो गया, डी ए से आ जाएगा और एन निकालना तो कोई समस्या आएगी। और उसके बाद में अगला टॉपिक हमारा बनता है एन पदों का योगफल। एन पदों के योगफल के हमारे पास 2 सूत्र होते हैं। एक तो अगर प्रथम पद और अंतिम पद दे दिया जाए तो इनका योग कैसे किया जाए, तो उसका सूत्र होता है ए से एन बराबर n/2 ए प्लस एल। और एक सूत्र होता है ए से एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले और इस फॉर्मूले का जब हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो इसमें एक नई चीज है और वो चीज है एल। क्या है? एल। और एल का मतलब होता है लास्ट पद, मतलब अंतिम पद। और अंतिम पद के माध्यम से अपन क्वेश्चन को क्या करते हैं? सरल करते हैं। कोई बड़ा इश्यू नहीं होता। बहुत सारे सवाल होते हैं कि आपको बोलेगा प्रथम 1000 धन पूर्णांकों के सूत्र योग ज्ञात करो। तो 1000 धन पूर्णांक ये होते हैं 1 2 3 4। एन का मान भी आ गया, इसमें भी 1000 तक ज्ञात करना है। प्रथम पद भी आ गया और सार्वय अंतर भी। तो इसमें कोई और किसी प्रकार की हमारे पास समस्या नहीं आएगी। और भी बहुत सारे सवाल हैं जो हमें योग के लिए देंगे, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। योग से जुड़े हुए सब जो भी सवाल आता है उसको हमें ढंग से देखना है। हमारी प्रश्नावली का आएगा और उसको बढ़िया तरीके से समझ कर आप करने का प्रयास करना। जैसे आपके सवाल आ जाते हैं 24, 21 और 18 कि कितने पद लिए जाए कि इनका योग कितना आ जाए? 78। अब आपको पता है ये समांतर श्रेणी है और 78 में योग लाना है। इसका मतलब सम ऑफ नंबर्स। एस एन का मतलब होता है सम ऑफ नंबर कितना लेकर आना? 78। एन की वैल्यू क्या है हमें पता नहीं। 2 ए की मान कितना है? 24। एन की वैल्यू कितनी है हमें पता नहीं। और डी की वैल्यू कितनी है? -3। 21 में 24 जाएगा -3। इसको आपको सरल करना है और सरल करोगे तो देख लो आप 78 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से। तो ये एन बच गया, ये 48। और उसके बाद में आप देखोगे तो क्या आएगा? 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो -3n और +3। और इसको सरल आप जब करोगे तो ये हमें एक स्क्वायर में इक्वेशन मिलेगी। और स्क्वायर में इक्वेशन मिलने से मैंने स्क्वायर में इसके मूल ज्ञात करने या रूट ज्ञात करने। और अगर मूल समान नहीं हो जाता ठीक, नहीं तो आपको फिर श्रीधराचार्य सूत्र का यूज करके करना है। और भी कोई इस क्वेश्चन में समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में वो सवाल लिख सकते हो। हमसे जुड़े रहिए, अच्छी मेहनत करते रहिए। अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए आपको बहुत बधाई, बेस्ट ऑफ लक। अच्छे पढ़ते रहो, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोई भी समस्या होगी मिल बैठ के उसका समाधान करेंगे और अच्छा सवाल करेंगे और अच्छी पढ़ाई करेंगे। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन मिलते हैं। थैंक यू।